Hello. So good afternoon everyone. Good afternoon. So in this session we are going to start with this particular chapter. Chapter number 3rd. Chapter का नाम क्या? Chapter का नंबर क्या? Interpretation of statutes. Interpretation of statutes. एग्जामिनेशन वेटेज लिख लो पहले, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन वेटेज अप टू मार्क्स. एग्जामिनेशन वेटेज है अप टू 8 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं यहां से. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, ये वर्ड सुने क्या पहले कभी? स्टैचूट्स. स्टैचूट वर्ड सुना है आपने? क्या होता है? क्या होता है? वो स्टैचूज होते हैं ना. स्टैचूज का मतलब मूर्ति. यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्टैचूट्स पढ़ रहे हैं. स्टैचूट्स क्या मतलब होता है? इट मीन्स एनी रिटन लॉ. स्टैचूट्स का मतलब होता है एनी रिटन लॉ. It means what? Any written form of law. Any written form of law which is duly made by लॉ बनाने का पावर किसके पास है? आइदर पार्लियामेंट, है ना, आइदर पार्लियामेंट और स्टेट legislature. Any written form of law made by parliament or state legislature इसको लिख लोगे एक बार. अच्छा, लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को कहां से मिला? सो दे डिराइव द पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब देखो, आगे बढ़ने से पहले हमारे यहाँ पे लीगल सिस्टम के बेसिकली 3 पिलर्स है. देयर आर 3 पिलर्स ऑफ लीगल सिस्टम. पहला है लेजिस्लेचर. ठीक है, देन एग्जीक्यूटिव्स. 3 पिलर्स ऑफ लीगल सिस्टम: legislature, executives as well as judiciary. तो लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर मेक्स लॉज. ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करता है? मेक्स लॉज. तो लेजिस्लेचर में कौन आएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस, लोअर हाउसेस एंड अपर हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा. ठीक है, तो दे हैव द पावर टू फ्रेम लॉज. लेजिस्लेचर. दूसरा है एग्जीक्यूटिव्स. तो एग्जीक्यूटिव्स में कौन आएगा? ऑफिस में रखो, ऑफिस में. वन हु आर रिस्पॉन्सिबल
one who are responsible for ensuring the implementation of law. जिसमें बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल. एग्जीक्यूटिव्स में कौन आता है बेसिकली? ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल. दे आर गिवन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेलो हेलो. They are given with the ensuring the they are given with the responsibilities for ensuring the implementation of law. For example, हम लोग स्टेट लॉज की अगर बात करें तो स्टेट लॉज बनाने का पावर किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास. ठीक है, विच विल बी ड्यूली एसेंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर का साइन रहेगा ना उसके ऊपर. तो क्या चीफ मिनिस्टर उसको इंप्लीमेंट करवाने आता है क्या? घर घर जाकर के बोलता है क्या मास्क लगा के घूमो? घर घर आकर के बोलेगा क्या अशोक गहलोत? Will it be possible for him? Will it be possible for the central government? No. तो उनकी जिम्मेदारी क्या? लॉ बनाने की. इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स में कौन आते हैं? ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली कौन होते हैं? IAS ऑफिसर्स. ठीक है, IAS सर्विसेज आपने सुना ना, तो उस कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं वो सभी ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं. दे आर गिवन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग द implementation of law. Okay, next pillar है judiciary. next pillar है judiciary. तो while implementing the law, अगर कोई conflict arise होता है, any conflict arises, if any conflict arises while implementing the law, तो वो conflict को resolve करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? judiciary. और judiciary में कौन आते हैं? हमारे कोर्ट्स. ठीक है, जुडिशरी में कौन आते हैं? हमारे कोर्ट्स. ठीक है, ओके. तो अभी समझो यहां पे कोर्ट जो है कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है. कोर्ट जो है क्या करता है? कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है. सवाल उठता है कैसे रिजॉल्व करेगा? कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करेगा? तो कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा बाय मेकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज. बात समझ में आ रहा है क्या? तो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द इंटरप्रिटेशन इज ऑन द कोर्ट्स. बात समझ में आ रहा है क्या? ओके. फिर सवाल उठा कि सर इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे योर नेम. हाँ, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या सर? तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फाइंडिंग आउट. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन. It is a process of finding out the true intention of legislature. It is a process of finding true intention of legislature. Finding out the true intention of legislature. एक चीज मैं और बता दूं, दिस चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, एज फार एज योर CS करिकुलम इज. एक स्टूडेंट के अंदर, एक CS स्टूडेंट के अंदर या एक CS कंपनी सेक्रेटरी के अंदर जबरदस्त इंटरप्रिटेशन स्किल्स होना चाहिए. जबरदस्त इंटरप्रिटेशन स्किल्स होना चाहिए. मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं. देखो प्रॉब्लम क्या आता है. मान लो कि अभी तुम लोग CS का कोर्स परस्यू कर रहे हो इन द ईयर 2021, है ना? जब मैंने परस्यू किया था तो आई क्लियर्ड माय CS इन 2013. ठीक है, एंड जब मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था ना, तब मैंने वहां पे पढ़ा था कंपनीज एक्ट 1956.
क्योंकि मेरे अटेम्प्ट तक तो कंपनीज एक्ट 2013 इफेक्ट में ही नहीं आया था। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने कौन सा एक्ट पढ़ा? कंपनीज एक्ट 1956। बट जैसे ही मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, देखो 25 अगस्त 2013 को मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया एंड 12th ऑफ सितंबर 2013 को कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो अभी देखो इसके आने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है कि यार कंपनीज एक्ट 2013 तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या पढ़ा था? कंपनीज एक्ट 1956। और ये पढ़ा हुआ मेरे काम आने वाला है क्या? ये पढ़ा हुआ मेरे काम आने वाला है क्या? नो, द एंटायर एक्ट हैज बीन चेंज्ड, द एंटायर एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड। नहीं, लेकिन मेजॉरिटी प्रोविजंस तो चेंज हो गए ना। ऑल्दो कुछ सेक्शंस एज इट इज लिए गए, लेकिन मेजॉरिटी प्रोविजंस चेंज हो गए या मेजॉरिटी प्रोविजंस अमेंड हो गए। हम लोग ये भी तो सुनते हैं कि बार बार अमेंडमेंट्स आते लॉ में। इन द सेम मैनर इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने पढ़ा था एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज एक्ट पढ़ा था एंड कस्टम्स पढ़ा था एंड वैट पढ़ा था और सीएसटी भी पढ़ा था मैं। लेकिन जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया 2016 में क्या हुआ? जीएसटी आ गया। समझ में आ रहा है क्या? फिर एक और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, मैंने जब सीएस पढ़ा था ना तो मैंने लेबर लॉज पढ़ा था, डिफरेंट लेबर लॉज पढ़े थे। अभी क्या हो गया है? एक बिल्कुल नया लेबर कोड आ चुका है। ठीक है, अभी क्या हो गया है? लेबर कोड आ चुका है। फिर अभी मेरी क्वालिफाई होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्ट आया, दैट इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। ये तुम्हारे भी सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन ये कब आया? व्हेन आई हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड माय कंपनी सेक्रेटरीशिप। तो प्रॉब्लम क्या मालूम है? अब मुझे सारे लॉज पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे लॉज पढ़ने पड़ेंगे, तभी काम कर सकता हूं मैं, या तभी मैं पढ़ा भी सकता हूं। फिर क्या होता है? हर 6 महीने के अंदर क्या आते हैं? अमेंडमेंट्स। ठीक है, या न्यू रेगुलेशंस या अमेंडमेंट्स या न्यू रेगुलेशंस। अब मुझे काम करना है अगर इस इंडस्ट्री में, बीइंग अ प्रोफेशनल, तो कैसे करूँ काम? मैं काम कर ही नहीं सकता until and unless I have a very good interpretation skills। ठीक है, I won't be able to work until and unless I have good interpretation skills। अभी समझो, जब जब भी लॉ चेंज होगा मैं क्लास लेते थोड़ी ना बैठूंगा। जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया तो मैंने किसी से पढ़ा और उससे पढ़ के मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया। लेकिन क्या मैं बार बार पढ़ने के लिए जा सकता हूँ, बार बार क्लास लगाने के लिए जा सकता हूँ? आंसर इज नो। हमारा तो फील्ड ही ऐसा है। ठीक है, चाहे वो सीए से रिलेटेड फील्ड हो गया, चाहे वो सीएस से रिलेटेड फील्ड हो गया, चाहे वो सीएमए से रिलेटेड फील्ड हो गया, हमारा फील्ड ही ऐसा है। तो इंटरप्रिटेशन वाला जो एरिया है ना, वो हम लोगों का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक कंपनी सेक्रेटरी जो महीने के 2 लाख रुपए कमाता है, एक कंपनी सेक्रेटरी जो महीने के 20 लाख रुपए कमाता है, और एक ऐसा कंपनी सेक्रेटरी भी है जो महीने के 20,000 रुपए कमाता है, और एक ऐसा कंपनी सेक्रेटरी भी है जो महीने के 2,000 रुपए भी नहीं कमाता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा सब में? बेसिक डिफरेंस क्या है? एक 2,000 कमाने वाला और एक 20 लाख कमाने वाला, इतना बड़ा गैप क्यों है? तो दोनों क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज है, तो दोनों क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज। एक एडवोकेट महीने के 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाता है, और एक एडवोकेट एक हियरिंग के लाखों रुपए ले लेता है। सुना है? हरीश साल्वे नाम सुना है? राम जेठमलानी नाम सुना था? एक एक हियरिंग के लाखों रुपए लेते थे ये लोग। दे आर सम ऑफ द फेमस एडवोकेट्स। हरीश साल्वे मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एडवोकेट है इंडिया में। ही इज अ सीए प्लस अभी प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं क्या? एडवोकेसी।
तो इतना हाई फीस क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन स्किल्स। बात समझ में आ रहा है क्या? इतना मेजर डिफरेंस क्यों आएगा? ओनली बिकॉज ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन स्किल्स। इज इट क्लियर? ऑनलाइन वालों क्लियर है सबको? तो ये चैप्टर में एक एक चीज, ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखने वाला है, ठीक है। यू आर गोइंग टू लर्न इंटरप्रिटेशन, और अगर तुमने ये चैप्टर को ठीक से पढ़ लिया, इस चैप्टर को ठीक से समझ लिया, तो आप कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन खुद से इंटरप्रेट कर पाओगे, ठीक है। कोई भी लॉ खुद से इंटरप्रेट कर पाओगे, और आता है तो उसके लिए आपको कहीं दूसरी जगह क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन मीन्स व्हाट? तो इंटरप्रिटेशन मीन्स फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन, फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। भरत क्लास में हो क्या? भरत सिंह राठौड़ क्लास में हो आप? या कोई भी मेल स्टूडेंट जो क्लास में है? लोकेश आप क्लास? लोकेश और भरत, अब तुम समझो, मान लो कि ये लड़का भरत अब ये एक बस स्टॉप पे वेट कर रहा है अपने बस के लिए, और इसके सामने, अच्छा भरत इज नॉट देयर, लोकेश इज देयर, तो अभी इसका नाम लोकेश है। सो दिस पर्सन लोकेश इज देयर वेटिंग ऑन द बस स्टॉप, वेटिंग फॉर हिज बस, और इसके सामने एक लड़की खड़ी है, और ये लड़की कब से इसको क्या दे रही है? ये लड़की कब से इसको स्माइल दे रही है। तो इसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अब तुम समझो, ये लड़की इसको देखे जा रही है और स्माइल किए जा रही है, तो अब इसके दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, या तो ये लड़की, इस लड़की का नाम लेट्स से प्रिया, या तो प्रिया लोकेश को देख के हंस रही है, हंस के देख रही है। समझ में आ रहा है क्या? दे कैन बी टू इंटरप्रिटेशन, देख के हंसना और हंस के देखना। हंस के देखना है तो मामला गड़बड़ है, और देख के हंस रही है तो भी मामला गड़बड़ है। इज इट क्लियर? तो यहां पे लोकेश को क्या चाहिए रहेगा? लोकेश मस्ट हैव गुड इंटरप्रिटेशन स्किल्स, लोकेश मस्ट हैव गुड इंटरप्रिटेशन स्किल्स। तो मैं बोलता हूँ कि जो चैप्टर है तुमको रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ योर प्रोफेशन, ये चैप्टर तुमको रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है, बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। देखो अभी यहाँ पे आ जाओ के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे, ओपन योर बुक, कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, स्टैच्यूट का मतलब क्या बताया था सर ने? स्टैच्यूट मीन्स एनी फॉर्म ऑफ रिटन लॉ, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ रिटन लॉ, ठीक है। अच्छा मैं बोलता हूँ कि कल से तुम्हारा क्लास डेली 10 बजे सुबह 10 AM से 12 PM तक क्लास होगा, डेली क्लास होगा 10 AM से 12 PM तक। मुझे बताओ क्या ये लॉ है? वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड एज लॉ? मतलब डेली क्लास होने वाला, आने वाले 3 महीने तक डेली क्लास होने वाला है 10 AM, वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड एज लॉ? ए स्टूडेंट फ्रॉम बैच, क्या इस बोल सकते लगातार सुबह 10 होने वाला है तुम्हारा, एंड हूसोएवर वांट्स टू मस्ट नो, क्या ये लॉ है? वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड एज लॉ? नो, आंसर इज नो। अच्छा मैं बोलता हूँ कि यार दिवाली पे पटाखे फोड़ने होते हैं,
दिवाली पे पटाखे फोड़ना क्या लॉ है? पटाखे फोड़ना इज वन ऑफ द काइंड ऑफ लॉ। पटाखे फोड़ना इज वन ऑफ द काइंड ऑफ लॉ, जिसको अपन कस्टमरी लॉ बोलते हैं। होली पे कलर ना customary, but whether they can be considered as statute पे पटाखे statute आंसर, reason being is not in written form, ठीक है, being it is not in the form। ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो एक सेकंड को, हेलो अभी बराबर है क्या? अभी बराबर है? ऑडियो वीडियो बराबर है? ओके जब जैसे ही प्रॉब्लम है ना तो वैसे ही मेरे को मैसेज कर देना। हाँ तो मैं स्टैच्यूट वर्ड डिस्कस कर रहा था। स्टैच्यूट का मतलब क्या? स्टैच्यूट मीन्स रिटन लॉ, एनी फॉर्म ऑफ रिटन लॉ। देखिए स्टैच्यूट हैज बीन डिफाइंड एज द रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है यहाँ पे? लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। तो स्टैच्यूट अपन किस क्या बोल सकते हैं? स्टैच्यूट के लिए क्या बोल सकते हैं? रिटन विल, रिटन विल ऑफ एनी लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है, रिटन विल ऑफ एनी लॉ मेकिंग अथॉरिटी। नॉर्मली इट डिनोट्स द एक्ट विच इज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा बताओ मुझे फटाफट से? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इन सिंपल टर्म्स, a written law passed by a legislative body, that is parliament or state assemblies, shall be considered as statutes. Is it clear? Okay. Though the Constitution of India does not use the term statute but uses the terms law, as per the article 13 sub article 3 क्लॉज ए। देखो अब कुछ स्टूडेंट, मैं तुमको एक बात बताता हूं, ध्यान रखना, जो टर्म लॉ है ना वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 में। व्हाट एक्चुअली लॉ मींस वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 13 में। देखो लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे आर्टिकल 13 में, आपको लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ है। देखो क्या बोला? लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एनी टेम्पररी लॉ, इट मे इंक्लूड एनी ऑर्डर, एनी बायलॉज। बायलॉज क्या होते हैं? बायलॉज होते हैं सेट ऑफ रूल्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर पर्सन पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। रूल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रूल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या बोल सकते हैं? बायलॉज। तो जो बायलॉज हैं सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होगा एंड इट वोंट बी एप्लीकेबल ऑन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बायलॉज हो सकते हैं बैंक्स के लिए, तो जो बायलॉज हैं सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है एंड इट वोंट बी, हाँ वो भी बोल सकते हैं कि बायलॉज हो गया अपने आप में, क्योंकि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंपनीज को ही रेगुलेट करेगा। तो इट विल इंक्लूड बायलॉज, रूल्स। रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशंस, रेगुलेशंस कौन बनाता है? एनी डेलीगेटेड बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक आरबीआई और सेबी, ठीक है। देन इट विल इंक्लूड नोटिफिकेशन। तो गवर्नमेंट जो समय समय पे नोटिफिकेशन लाती है, गवर्नमेंट जो समय समय पे नोटिफिकेशन लाती है उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? लॉ। देन कस्टम्स, दिवाली पे पटाखे फोड़ना कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लॉ, ठीक है। दिवाली पे पटाखे फोड़ना कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लॉ। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग तुमको दिया हुआ है,
लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 13, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम्स और यूसेज। यूसेज का मतलब है नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ पे यूसेज का मतलब है नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिसेस, एनी नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, एनी नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, लॉ, ठीक है। शादी के बाद लड़कियां ही लड़कों के घर क्यों जाती है, क्या लिखा हुआ है कैसा, बट इट इज समथिंग विच केप्ट ऑन प्रिवेलिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, so it can be considered as law or part of law। अब एक क्वेश्चन और आना चाहिए दिमाग में स्टूडेंट्स के कि साला आर्टिकल नंबर 13 यहाँ पे क्यों डिस्कस किया जा रहा है सर, लॉ का डेफिनेशन क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्या कह रहे हो, अच्छा एक सेकेंड, अभी क्लियर है। एक क्वेश्चन आता है अपने दिमाग के अंदर कि सर लॉ का डेफिनेशन क्यों दिया यहाँ पे, लॉ का डेफिनेशन क्यों दिया सर यहाँ पे। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस लॉ एंड लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स और यूसेज मेड बाय द लेजिस्लेचर। सवाल उठा सर यहाँ पे डेफिनेशन क्यों दिया हुआ है, समझना एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ इंटरप्रिटेशन रूल्स पढ़ने वाले, हम लोग क्या पढ़ने वाले, कुछ इंटरप्रिटेशन रूल्स। फिर सवाल उठा कि ये रूल्स किसने बनाए सर, ये रूल्स किसने बनाए सर, तो मुझे एक बात बताओ, इंटरप्रिटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली गई है, इंटरप्रिटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर डाली गई है, कोर्ट्स के ऊपर। मैंने बोला था ना 3 पिलर्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम, पहला क्या था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी में कौन आता था, कोर्ट, कोर्ट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, टू मेक द इंटरप्रिटेशन। तो इतने सालों में ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोर्ट्स ने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है, कोर्ट्स ने कुछ रूल्स बनाए किसके रिलेशन में, इंटरप्रिटेशन के रिलेशन में। बात समझ में आ रहा है क्या, कोर्ट्स ने कुछ रूल्स बनाए फॉर मेकिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो हम लोग वही रूल्स यहां पे पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है क्या। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं रूल्स जो कोर्ट्स ने बनाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और फिर स्टैट्यूट का मतलब क्या बताया, या लॉ का मतलब क्या बताया, ऑर्डिनेंस, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स और यूसेज ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि यार अगर आप कोई ऑर्डिनेंस को इंटरप्रेट कर रहे हो तब भी ये रूल्स एप्लीकेबल हो सकता है, कोई नोटिफिकेशन को इंटरप्रेट कर रहे हो तब भी ये रूल्स एप्लीकेबल हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई बायलॉज को अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हो तब भी ये रूल्स एप्लीकेबल हो सकता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन, ऑनलाइन वालों। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मतलब फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन, फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर, फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। इज इट क्लियर, ओके। देखो दिखा यहां पे मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रू मीनिंग of the words of the law. It is through interpretation, it is through interpretation that the court applies the true intention of legislature। तो मतलब कोर्ट इन इंटरप्रिटेशन रूल्स को यूज में लेगा, कोर्ट will make use of these interpretation rules in order to find out the true intention of legislature, in order to find out the true intention of legislature. I hope this is clear. Next,
रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट हैव अ प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग। मतलब लॉ में जो वर्ड्स यूज किए गए, जो सेंटेंसेस यूज में लिए गए, वो एक क्लियर कट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? क्लियर कट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो वहां पे ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? वहां पे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी नोटिफिकेशन आया ना, स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेकर के आई है 2 दिन पहले कि सभी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स खोले जा सकते हैं सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक। ठीक है, और उन कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को खोलने के लिए उनको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। फिर कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स को बिल्कुल मना किया गया कि आप नहीं खोल सकते। ठीक है, जिसमें स्कूल्स है, कॉलेजेस है, कोचिंग सेंटर्स है, लाइब्रेरीज है, ठीक है, बार्स है। तो ये क्लियर कट बातें है ना, पढ़ने से क्लियर कट समझ में आ रहा है ना कि किसको खुलने का है और किसको नहीं खुलने का है, किसको अलाउड है किसको डिसअलाउड है। तो क्या यहां पे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाना चाहिए? आंसर इज नो। बात समझ में आ रहा है क्या? तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कब यूज में आएगा? कोर्ट जो है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कब यूज में लाएगा? व्हेन देयर इज सम कंफ्यूजन और व्हेन देयर इज सम एम्बिगिटी और व्हेन देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। एक सेकेंड रुकना। हेलो, ओके, देखना यहाँ पे तो था जब वर्ड्स और सेंटेंसेस क्लियर कट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो इन दैट केस और इन सच सिचुएशंस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन विल नॉट बी यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला कि कल सुबह तुम्हारी क्लास 10 से 12 बजे। बताओ क्या यहाँ पे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाना चाहिए? मैं बोल चुका हूँ ना, सुबह है 10 से 12, और अगर मैं बोलता हूँ कि 10 से 12 बजे क्लास है, मैंने बोला कि कल 10 से 12 बजे क्लास है, बताओ क्या यहाँ पे लगेगा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन? मैंने 2 सेंटेंसेस बोले। पहला सेंटेंस मैंने बोला कि कल सुबह 10 से 12 क्लास है। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला कि कल 10 से 12 क्लास है। बताओ कौन से केस में रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगना चाहिए एंड क्यों? सेकेंड वाले केस में। ठीक है, अब 10 से 12 तो रात को भी बजेंगे सर, तो देर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, एंड इफ देर इज लैक ऑफ क्लैरिटी तो इन सच केसेस हमें क्या यूज में लेना पड़ेगा? रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये रूल्स किसने बनाए? कोर्ट्स ने, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द लॉ। सर ये कोई एक्ट है क्या? यहां पे अपन कोई एक्ट पढ़ रहे हैं क्या? आंसर इज नो। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे? रूल्स पढ़ रहे हैं। ये रूल्स किसने बनाए? फिर से रिपीट करो, ये रूल्स किसने बनाए? कोर्ट ने बनाए। इज इट क्लियर? चलो आगे देखोगे।
Rule of interpretation is not required if the words of a statute have a plain and straightforward meaning, but in circumstances when more than one meaning of statutes are possible. In circumstances when more than one meaning of the statute is possible, या when there is lack of clarity, rules of interpretation will be applied to understand the intention of law. Is it clear? Next, अभी तुम लोगों ने अगर सुना हो तो एक बहुत फेमस केस कोविड टाइम का, एक बहुत फेमस केस शायद दिल्ली का केस है। एक पर्सन के ऊपर चालान बनाया गया था, अगर तुमने सुना हो। ही वॉज नॉट वेयरिंग मास्क वाइल ड्राइविंग हिज कार। अपना कार ड्राइव कर रहा था और बिना मास्क पहन के कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन सारे जो ग्लासेस थे वो कार के पैक थे। तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, उसको चालान बना दिया, क्योंकि तब गवर्नमेंट ये रूल लेकर के आई थी कि आप बिना मास्क के बाहर नहीं घूम सकते। तो उसने कहा कि इसके पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, ये रूल लाने के पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है? टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ वायरस, टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ वायरस। एंड सिंस आई एम अलोन इन माई कार, और सारे ग्लासेस जब मैंने चढ़ा रखे, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी कि मेरे से वायरस स्प्रेड हो। प्लस आई एम नॉट एट द पब्लिक प्लेस, आई एम इन माई पर्सनल कार। तो मेरे ऊपर जो चालान बनाया गया ना, वो चालान गलत है। एक्चुअली दैट पर्सन वॉज एन एडवोकेट। तो उसने क्या केस फाइल किया चालान के अगेंस्ट दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली का केस है। अब तुम समझो, यहां पे दिल्ली कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? यहां पे दिल्ली कोर्ट ने बोला कि अगर आपका कार पब्लिक प्लेसेस पे है तो उसको क्या मान लिया जाएगा? अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो पब्लिक प्लेसेस पे तो मान लिया जाएगा कि आप पब्लिक प्लेसेस पे ही हो, ठीक है, इवन दो इट इज योर पर्सनल कार। दस, अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे हो, रूल क्या बोलता है, गवर्नमेंट क्या रूल लेकर के आई कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे घूम रहे हो विदाउट वेयरिंग मास्क, तो आपको चालान बनाया जाएगा, आपके अगेंस्ट चालान बनाया जाएगा। कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि अगर आपका कार पब्लिक प्लेस पे है तो दैट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्लेस, एंड इन केस यू आर नॉट वेयरिंग द मास्क यू विल बी लाइबल टू पे द फाइन। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे कोर्ट ने क्या यूज में लिया रहेगा? रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। यहां पे कोर्ट ने क्या यूज में लिया रहेगा? रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब जैसे कुछ बच्चे जो ऑलरेडी कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं, और आपने ईबीसीएल में भी पढ़ा होगा, काफी सारे केसेस हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। तो सारे केसेस एक्चुअली इवॉल्व क्यों होता है, वो केसेस क्यों कोर्ट के पास जाता है? बिकॉज देयर इज somewhere there is lack of clarity in the provisions, and in case if there is lack of clarity, तो हम किसके पास भागेंगे? हम किसके पास जाएंगे? कोर्ट्स के पास जाएंगे, because court will be responsible to make the interpretation या to find out the true intention, and in all such circumstances court can make use of all these rules of interpretation. Is it clear? Of interpretation, the meaning of statute, the meaning be, but achieved, बोला का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमेशा ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल? देयर आर in one meaning from the same words or sentences and true intention of the ड्राफ्टमैन यहाँ पे कौन है? लॉ मेकर। यहाँ पे ड्राफ्टमैन का मतलब लॉ मेकर, जिसने लॉ लिखा। एंड द ट्रू इंटेंशन ऑफ द ड्राफ्टमैन is not clear from a plain reading
such situation, a judge cannot simply fold his hands and blame the draftman. It is necessary to interpret the statute or to interpret the law to find out the real intention of the statute or the law of the law maker. Is it clear? अभी वॉइस बराबर है? हेलो, अभी वॉइस क्लियर है क्या? हेलो, ओके, चलो अब आ जाओगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे बुक में दिया नहीं है, दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट। एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, फर्स्ट लिखो एक बार नोटबुक में, लिखो अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ, दो टर्मिनोलॉजी हमको पढ़ने को मिलता है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मतलब है फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। राइट डाउन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मतलब है फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर, फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ का मतलब है ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम एनी लॉ, ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम एनी लॉ। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं समवेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ विल इंक्लूड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, समवेयर कंक्लूजन ऑफ लॉ या कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ विल इंक्लूड इंटरप्रिटेशन ना। एक लॉ को पढ़ के तुम क्या कंक्लूड कर रहे हो, क्या समझ में आया? कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ को कैसे पढ़ना है इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ में इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा। यस और नो? यस सर। देखिए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल्स बनाए, तो ये रूल्स बनाए किसने? गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने नहीं, गवर्नमेंट ने भी नहीं, सॉरी गवर्नमेंट ने भी नहीं, कोर्ट्स ने। ठीक है, दीज आर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द या मेड बाय द कोर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो बेसिकली दो रूल्स है, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। सबसे पहले हम लोग यूज में लेंगे किसको? प्राइमरी रूल्स को। प्राइमरी रूल्स अप्लाई करके, प्राइमरी रूल्स अप्लाई करके अगर इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है या ट्रू इंटेंशन नहीं निकल पा रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? प्राइमरी रूल्स को अप्लाई करके भी अगर ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर नहीं निकल पा रहा है, देन वी विल मेक यूज ऑफ सेकेंडरी रूल्स, देन वी विल मेक यूज ऑफ सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, तो सेकेंडरी रूल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंसिलरी रूल्स है। दीज विल बी यूज्ड और दीज कैन बी यूज्ड इन एडिशन टू दी, these can be used in addition to the primary rules. Is it clear? क्लियर है सबको? चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, ड्रॉइंग कंक्लूजन, ड्रॉइंग कंक्लूजन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन और रूल ऑफ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। अब समझना यहां पे एक एरो लगाओ और यहां पे लिखो जो जैसा लिखा है, लिखो एक, ये लाइन लिखो एक बार,
एक लाइन लिखिए फॉर दिस पर्टिकुलर रूल, जो जैसा लिखा है वो वैसा ही पढ़ना है। जो जैसा लिखा है वो वैसा ही पढ़ना है। ठीक है, जो जैसा लिखा है वो वैसा ही पढ़ना है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। और मैं एक बात बताता हूं, तुम कोई भी लॉ पढ़ने के लिए, कोई भी प्रोविजंस को समझने के लिए सबसे पहले तुम अप्लाई करते हो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तुम अप्लाई करते हो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, देखना। मैं कोई एक्ट लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, एक पैराग्राफ, एक एक्ट से रिलेटेड पैराग्राफ मैं तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोलता हूं। एक्ट का नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ो, एक बार पढ़ो। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ो तो इसका क्या बोलता है? लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्स अ फिक्स टाइमलाइन फॉर इंस्टीट्यूटिंग और फाइलिंग एनी लीगल प्रोसीजर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट। मतलब क्या निकला इसका? कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक फिक्स टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर रहा है। किसके लिए? लॉ ऑफ लिमिटेशन एक फिक्स टाइमलाइन बता रहे, प्रिस्क्राइब कर रहे, किसके लिए? फॉर फाइलिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। दिस लॉ स्पेसिफाइज, लॉ स्पेसिफाई करता है, पढ़ना प्लीज मेरे साथ। दिस लॉ स्पेसिफाइज द लिमिट ऑफ फॉर एवरी so as to put an end to litigation in the interest of saving time and money of state and general public। सिंपल है, ये लॉ स्पेसिफाई टाइम कि कब तक, टाइम लिमिट कि कब तक किसी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग या किसी डिस्प्यूट के रिलेशन में लिटिगेशन फाइल किया जा सकता है। ये लॉ प्रिस्क्राइब करता है क्या? टाइम लिमिट कि किसी डिस्प्यूट के रिलेशन में कब तक लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? केसेस फाइल किया जा सकता है, ताकि क्या बचाया जा सके? टाइम एंड मनी ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक। तुम समझना, मेरा आज किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ है और वो पर्सन मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं 20 साल के बाद, चलेगा क्या? नो। अभी ये अलाउड है या नहीं अलाउड है, ये तो कहीं स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, whether it should be allowed or not, it needs to be specified, it needs to be specified ना। ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि कितने टाइम लिमिट के अंदर अ पर्सन शुड बी अलाउड टू फाइल अ केस। द सेम थिंग इज बीइंग कवर्ड बाय दिस एक्ट। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन, देखो ये पैराग्राफ पढ़ के तुम्हें पता है कि जो एक्ट है, ये एक्ट स्पेसिफाई करता है टाइम लिमिट, किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट। ये पैराग्राफ पढ़ के समझ में आया ना तुमको कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, इट स्पेसिफाइज द टाइम लिमिट विद इन विच, इट स्पेसिफाइज द टाइम लिमिट विद इन विच सूट में बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिटिगेशन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जैसा लिखा था वैसा ही तुमने क्या किया? इंटरप्रेट किया, वैसा ही तुमने पढ़ा। जो जैसा लिखा था वो वैसा तुमने पढ़ा और सही इंटरप्रिटेशन निकल गया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन।
तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं हम लोग रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। फिर ऐसा लिखा है दिस लॉ एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अरे पढ़ने से साफ पता चल रहा है कि ये जो लॉ है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या कह रहे हो? हाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, नहीं मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कैसे आप यूज में लेते हो। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन आप कैसे यूज में लेते हो, कब यूज में लेते हो? जब चीजें पढ़ के एक बार में समझ में आ जाए, क्लियरली समझ में आ जाए, तो वहां पे कौन सा रूल अप्लाई करना है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जब चीजें एक बार में पढ़ के समझ में आ जाए तो वहां पे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप सभी ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 कभी ना कभी पढ़ा है ना? इनकम टैक्स एक्ट 1961, समझना मेरी बात। दो आते हैं, हो गया इधर ना, ठीक। देखो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में तुमने पढ़ा है कि, सुनना ध्यान से, जो सीनियर्स होते हैं ना उनको रेट ऑफ टैक्स जो रहेगा क्या रहेगा? लेस, है ना? जो सुपर सीनियर्स हैं उनको रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? वेरी लेस। और हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए रेट ऑफ टैक्स जो है क्या है? रेट ऑफ टैक्स इज वेरी हाई, है ना? तो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ना, यहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज सेम और shall be treated equally in the eyes of law. Every citizen of India shall be treated equally in the eyes of law. तो क्या यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट है? क्या यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट है? आंसर इज नो। लेकिन ये पढ़ने से पता चल रहा है ना, ये पढ़ने से तुमको साफ पता चल रहा है कि यार हम पे रेट ऑफ टैक्स ज्यादा रहेगा, सीनियर्स के ऊपर कम है और सुपर सीनियर्स के ऊपर उससे भी कम है। तो जैसा लिखा वैसा पढ़ने से क्या तुम लॉ का इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो? आंसर इज यस। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन विल बी एप्लीकेबल। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन विल बी एप्लीकेबल। ऑनलाइन वालों सबको क्लियर है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन जो जैसा लिखा है वो वैसे ही पढ़ना है, जो जैसा लिखा है वो वैसे ही पढ़ना है। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। जो नहीं लिखा वो नहीं पढ़ना है, या जो नहीं लिखा है वो अज्यूम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, वहां पे डेफिनेशन में हम लोग क्लियरली पढ़ते हैं ना, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। तो क्लियरली मेंशन है ना, और वो पढ़ने एक बार पढ़ने से हमको मालूम चलता है कि हाँ ठीक है, दिस एक्ट का मतलब होगा 2013, प्रीवियस एक्ट का मतलब 2013 से पहले जो भी एक्ट थे। बात समझ में आ रही है क्या? तो एक बार पढ़ने से अगर चीजें क्लियर हो जाएं, एक बार पढ़ने से अगर उस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ने से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, तो वहां पे क्या अप्लाई करेंगे अपन? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन में हम लोग बेसिकली क्या करें? ग्रामेटिकल मीनिंग ही तो निकाल रहे हैं।
हम लोग ग्रामेटिकल मीनिंग ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, या ऐसा बोल लो कि ट्रांसलेशन ही तो कर रहे हैं हम लोग। और सिर्फ ट्रांसलेशन करने से लॉ का इंटेंशन अगर क्लियर हो जाए, लॉ मेकर का इंटेंशन क्लियर हो जाए, तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन विल बी एप्लीकेबल। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन विल बी एप्लीकेबल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। देखो, rule of literal construction or grammatical construction, this is the first rule of interpretation and it is mostly used या most widely used. According to this rule, the words, phrases and sentences, the words, phrases and sentences being used in any statute are ordinarily to be understood, are ordinarily to be understood in their natural, ordinary or popular or grammatical meaning. ठीक है? In other words, the statute should be understood in the ordinary, natural and grammatical meaning. Dictionary or technical meaning should be given only if the statute provides so, otherwise जो वर्ड्स का, फ्रेजेस का या सेंटेंसेस का ऑर्डिनरी मीनिंग निकल करके आता है, उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन करेंगे या उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? एक सेकेंड। ओके, नाउ अब देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल। दिस रूल विल अप्लाई व्हेन वर्ड्स आर क्लियर, लैंग्वेज इज प्लेन, टेक्स्ट इज प्लेन एंड मीनिंग इज अनएम्बिगस। मीनिंग इज अनएम्बिगस एंड एक और चीज लिख लोगे, इट डज नॉट लीड इनटू इरेशनैलिटी। इट डज नॉट लीड इनटू द इरेशनैलिटी मतलब हम जब किसी स्टेटमेंट को पढ़ के, किसी स्टेटमेंट को एज इट इज पढ़ के अगर हमको लगता है कि यार ये लॉजिकल है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इट इज इलॉजिकल एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, तो वहां पे अपन को रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज में नहीं लेना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझना, अब क्लास में पढ़ाते समय मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं क्या बोलता हूं? तू बहुत बड़ा बेवकूफ है और अगर ऐसे चलता रहा तो तू 100% पास नहीं होने वाला है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होना चाहिए? क्या स्टूडेंट को यहाँ पे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करना चाहिए? मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट को, तू एक नंबर का बेवकूफ है और अगर ऐसे चलता रहा तो तू 100% एग्जाम में फेल होगा। बोलो, क्या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन यहां पे अप्लाई होना चाहिए? यस और नो? बोलो लोकेश। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलता हूं, तुम क्लास में 4 दिन लेट आती हो, 5th डे में बोलता हूं कि देखो ऐसा चलेगा तो तुम 100% फेल होने वाली हो। विल यू टेक इट लिटरली? You will take it literally? ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हम लोग इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं ना, ट्राई टू फाइंड आउट माई इंटेंशन, ट्राई टू फाइंड आउट माई इंटेंशन। क्या मेरा इंटेंशन तुम्हें फेल करवाना है? आंसर इज नो। क्या मेरा इंटेंशन तुमको डिमोटिवेट करना है? आंसर इज नो। पेरेंट्स बोलते हैं ना, मान लो कि हमारी क्लास में एक बच्चा है भरत करके, रात को खाना खा रहा था, खाते समय पेरेंट्स ने कहा कि तू एक नंबर का गधा है।
अगले दिन सुबह उठ करके उसने लात मारना स्टार्ट कर दिया। भरत को पेरेंट्स ने कहा कि तू एक नंबर का गधा है, तेरे से कुछ भी नहीं होने वाला है। भरत सुबह उठता है और लात चलाना स्टार्ट कर देता है। क्या भरत को पेरेंट्स का स्टेटमेंट लिटरली लेना चाहिए था? आंसर इज नो। क्योंकि अगर तुम लिटरली लेते, समझो ना, भरत गधा है, अगर वो स्टेटमेंट को लिटरली ले ले तो इट विल लीड टू इरेशनल जजमेंट और इट विल लीड टू एब्सर्डिटी, यूजलेस इंटरप्रिटेशन, यूजलेस हो जाएगा ना, एब्सर्ड हो जाएगा इंटरप्रिटेशन। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रहे? यस। देखो फिर से एक बार, दिस रूल विल अप्लाई व्हेन वर्ड्स आर क्लियर, लैंग्वेज इज प्लेन, मीनिंग इज अनएम्बिगस। अनएम्बिगस का मतलब क्या होता है? 100% क्लैरिटी है, कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर? दैट इज ओनली वन मीनिंग इज पॉसिबल। तब ये रूल आप अप्लाई करोगे। ये रूल अप्लाई कब नहीं करोगे? ये रूल कब एप्लीकेबल नहीं होगा? व्हेन दी वर्ड्स आर नॉट क्लियर, लैंग्वेज इज नॉट प्लेन, मीनिंग इज एम्बिगस। मतलब अगर आपने लिटरल कंस्ट्रक्शन निकाला वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मोर देन वन मीनिंग इज पॉसिबल। मैंने बोला था ना, हंस के देखना और देख करके हंसना, लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करोगे क्या वहां पे? एक लड़की भरत को देख करके हंस रही है तो दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है ना, दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। यस। नेक्स्ट, when application of literal construction will defeat the purpose of statute। क्लास में पढ़ाते समय मैं बहुत बार स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा भी करता हूं, बहुत चिल्लाता भी हूं। तो क्या स्टूडेंट्स को वहां पे लिटरल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए? आंसर इज नो, बिकॉज दैट विल डिफीट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है मेरा? इन ऑर्डर टू मेक देम मोर कॉन्शियस या aware, in order to be more responsible, more accountable towards their studies। मेरा इंटेंशन उनको डिमोटिवेट करने का नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे? नो। ठीक है। यस। नेक्स्ट है व्हेन लिटरल इंटरप्रिटेशन लीड्स टू एब्सर्ड और इरेशनल रिजल्ट्स। मतलब जो आपने वर्ड्स को या सेंटेंसेस को एज इट इज इंटरप्रीट किया, इट लीड्स टू एब्सर्डिटी, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। तो वहां पे लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज में नहीं लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। Is it clear everyone? देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। आपको ये दो चीजें ध्यान में रखना है इस रूल को यूज में लेते समय। पहला, स्पिरिट ऑफ द लॉ शुड बी गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पिरिट ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। जब आप ये रूल यूज में ले रहे हो, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन आप यूज में ले रहे हो, तो आपको इंश्योर करना है, आपको देखना है दैट इट इज नॉट डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज नॉट डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। क्लास में मैं किसी को, अगर स्टूडेंट को अगर मैं डांट रहा हूं तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मुझे उसको डांटने का नहीं है, उसको सुधारने का है। मैं चाहता हूं कि वो बच्चा पास हो जाए। बात समझ में आ रहा है क्या? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं चाहता हूं वो स्टूडेंट पास हो जाए। Yes, spirit of law should be given utmost importance. Second one, it does not ignore chances of faulty draftsmanship. In other words, it presumes that a draftsman may make mistake while drafting law, and if it happens, intention of law should be given. Intention of law should be given. हो सकता है कि डांटते डांटते मैंने कुछ बहुत गलत बोल दिया स्टूडेंट को, होता है ना कि यार बहुत गुस्से में आ गया और मैंने उसको बहुत गलत बोल दिया, आकर के पिटाई भी कर दिया।
ठीक है, 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए बच्चे को, तो भी उसको क्या करना चाहिए, he should give importance to the intention rather than my action. पेरेंट्स ने पिटाई की है घर पे, हाँ, तो पिटाई करने के पीछे इंटेंशन क्या है उनका, दुश्मनी निकालना है। पेरेंट्स ने सबकी पिटाई, सबने पिटाई खाई होगी, तो व्हाट इज द इंटेंशन, दुश्मनी निकालनी है उनको तुमसे, नहीं, उनको तो हमें सुधारना है सर। तो बस, तो वहां पे रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? चलो अब इसके आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी ऑन टुमारो। इसके आगे की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का सेशन सबको क्लियर है। You will be given with these notes.